In this video, I'll start the chapter Constitutional Design. तो इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट चैप्टर में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे. तो साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से शुरू हुआ है. ये नेल्सन मंडेला का स्पीच का एक पार्ट है. आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. मतलब वाइट का डोमिनेशन के अगेंस्ट भी हम लड़ाई किए और ब्लैक का डोमिनेशन के अगेंस्ट भी हम लड़ाई किए. तो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि हम इस तरह का सोसाइटी चाहते हैं जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, वहाँ पर वो फ्री सोसाइटी हो और सब लोग हार्मनी में रहे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लैक पॉपुलेशन में ज़्यादा है तो उनका चलेगा, उनका मेजॉरिटी रहेगा. बोले सब इक्वल होने चाहिए. तो नेल्सन मंडेला कौन है? नेल्सन मंडेला अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं. वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे. उनको ट्रीजन के लिए धोखाधड़ी के केस में अंदर कर दिया गया था. कौन अंदर किया था? साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. और वो उनको और 7 अदर लीडर्स को क्यों किया था? क्योंकि वो लोग एपार्थेड के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे. तो एपार्थेड क्या होता है? वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसको एपार्थेड सिस्टम बोलते हैं. वो 28 ईयर्स तक साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक प्रिजन रॉबिन आइलैंड में है, वहाँ पर रहे थे. तो साउथ अफ्रीका में ये क्या था एपार्थेड का? तो जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल किए, वैसे ही यूरोप का एक ट्रेडिंग कंपनी अफ्रीका में रूल किया. लेकिन डिफरेंस क्या था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रहते ज़्यादा नहीं थे. मतलब कम ब्रिटिशर्स रहते थे. वो लोग इंडिया का रिसोर्सेज लेने आए थे. लेकिन अफ्रीका में वो वाइट पीपल रहने लग गए थे. और फिर वो लोग धीरे धीरे सब सिस्टम अपना बना लिए, लोकल रूलर्स वगैरह को इग्नोर करके. तो जो भी नेटिव साउथ अफ्रीकन्स थे उनका कलर स्किन का ब्लैक था, तो उनको ब्लैक बोला जाता था. वो पॉपुलेशन वाइज 3/4 थे, मेजॉरिटी में थे. ब्लैक्स को छोड़ के भी मिक्स्ड रेसेस के लोग थे जिनको कलर्ड बोला जाता था. जैसे इंडिया से कुछ लोग वहाँ रहकर वहाँ सेटल हो गए थे, तो इंडियंस का स्किन कलर थोड़ा लाइट है, लेकिन ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन, मतलब यूरोपियंस के कंपैरिजन में तो ब्राउन है. तो वो सब बोला जाता था कलर्ड. मिक्स्ड रेसेस और भी डिफरेंट कंट्रीज के कुछ कुछ लोग होंगे. तो जो भी नॉन वाइट पीपल थे उनको कोई राइट नहीं था, और जो वाइट पीपल रूल कर रहे थे वो सारा अपना हक चला रहे थे. यही था एपार्थेड सिस्टम. इसमें क्या करते थे, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ये सब चीज़ है ना, वाइट लोगों का अलग था और अच्छा होता था. और ब्लैक लोगों, मैक्सिमम ब्लैक पुअर थे, तो उन लोगों को सब चीज़ अलग था. उन लोगों का, उन लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने नहीं दिया जाता था. वो लोग के बच्चे वाइट स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते थे. इस तरह का सिस्टम था. डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. इसी के अगेंस्ट काफ़ी सारे लोग मिलकर प्रोटेस्ट वगैरह किए. एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो ये स्ट्रगल फाइट में बहुत आगे आगे रहा. इसमें बहुत सारे वर्कर्स का यूनियन था, कम्युनिस्ट पार्टी था, बहुत सारे सेंसिटिव वाइट्स जिनको लगता था कि वाइट्स डोमिनेट करके गलत काम कर रहे हैं, वो लोग भी ANC को ज्वाइन किए थे. सेवरल कंट्रीज डिनाउंड एपार्थेड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट. एपार्थेड सिस्टम काफ़ी सारे कंट्रीज में बंद हो चुका था, लेकिन साउथ अफ्रीका में चल रहा था. और जो भी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाता उसको डिटेंशन में डाल दिया जाता, टॉर्चर किया जाता, मार दिया जाता. इस तरह से टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. तो जिस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह धीरे धीरे बढ़ते गया, तो वाइट गवर्नमेंट को समझ आ गया कि ज़्यादा दिन तक रूल नहीं कर सकते. तो फिर वो लोग अग्री किए कि ठीक है, हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे. 28 ईयर्स के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से निकाला गया और न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड. तो साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ कब? 26 अप्रैल 1994. और वो अपना नया फ्लैग फहराया. एपार्थेड गवर्नमेंट ख़त्म हुआ और मल्टी रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, मतलब अलग अलग रेसेस के. तो साउथ अफ्रीका में ऐसा यूनिक बात क्या है कि उसको इसमें पढ़ाया जा रहा है? तो यूनिक बात यह है कि साउथ अफ्रीकन जो लीडर्स थे वो लोग अपने सिटीजन्स को बोले कि हम लोगों को वाइट पीपल से नफरत नहीं करना है, या ऐसा नहीं करना है कि तुम लोग कंट्री से निकलो या उन लोगों को कोई राइट नहीं दिया जाएगा. बोले हम लोग को एक ऐसा सोसाइटी बनाना है जिसमें जो ऑप्रेसर है जो और जो ऑप्रेस्ड है
ऑप्रेसर मतलब जिन पे अत्याचार हुआ, और ऑप्रेस्ड मतलब जो लोग अत्याचार कर रहे हैं। बोले सबको इक्वल राइट्स दिया जाएगा, जो भी कुछ हुआ उसको भूल के सब लोग हार्मनी में रहेंगे। तो और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। 2 साल तक डिस्कशन, डिबेट वगैरह सब कुछ चलता रहा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अपने सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा राइट दे रखा है कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। वो लोग अग्री करके फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप द स्पिरिट। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, जैसे हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें उसके बारे में समझ में आता है। तो ये चेंज क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि साउथ अफ्रीकन पीपल रेडी थे कि साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। इस वजह से इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ये हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है। जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो डोमिनेट ना करें, ये इंश्योर करता है। माइनॉरिटी का भी राइट्स रहे, वो प्रोटेक्ट करता है। इन सब रीज़न से कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो साउथ अफ्रीका में काफ़ी नेगोशिएशंस वगैरह के बाद, काफ़ी डिस्कशन के बाद वाइट पीपल अग्री किए कि ठीक है, मेजॉरिटी का चलेगा क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन रहा है और हर इंसान को एक वोट मिलेगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम लोगों के पास जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब हम लोग छोड़ दें। पुअर पीपल मतलब जो ब्लैक्स थे वो लोग अग्री किए कि ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी रूल वुड बी एब्सोल्यूट। मतलब मेजॉरिटी का ही हर चीज़ में चलेगा ऐसा नहीं है, माइनॉरिटी का ध्यान रखा जाएगा। अगर मेजॉरिटी हर बार अपना चलाएगा तो वो डोमिनेशन हो जाएगा। तो ब्लैक पीपल बोले कि ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे और सारा प्रॉपर्टी वगैरह उन लोगों से नहीं छीना जाएगा। इस तरह से वो लोग मिलजुल कर अग्री किए। तो ये जो अग्री किए, अब कुछ एक रूल अगर सेट होगा, कहीं रिटन डॉक्यूमेंट होगा, तभी तो एक दूसरे के ऊपर लोगों को भरोसा होगा। कुछ रूल्स ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि हर सिटीजन फॉलो करे। उसी रूल को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेटर डेफिनेशन ये रहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारा चीज़ करता है, ऑलरेडी यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है। उससे एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन आता है। जैसे एक गेम में अगर अंपायर रहता है तब लोगों प्लेयर्स को भरोसा रहता है कि सामने वाला टीम अगर चीटिंग करेगा तो अंपायर रोकेगा। वही काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। लोगों को पता है कि इसमें रूल्स लिखा हुआ है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो ट्रस्ट जनरेट होता है। सेकंड, गवर्नमेंट के पास किस चीज़ का क्या पावर है वो उसमें लिखा रहता है। थर्ड, गवर्नमेंट को किस किस चीज़ का पावर नहीं है वो भी लिखा रहता है। और सिटीजन्स का क्या राइट है वो भी लिखा रहता है। फर्दर, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। लोग एक अच्छा सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या बिहेवियर होना चाहिए, वो सब लिखा है। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट आर डन, दैट आर चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बहुत सारा कंट्रीज ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन वो बस एक बुक के जैसे है, कोई फॉलो नहीं करता रूल्स को। इस तरह का भी कंट्री है। तो सबसे पहले ये अमेरिका एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे दिया था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। उसके बाद से हर कंट्री जो इंडिपेंडेंट होते गया वो लोग सब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लग गया। नाउ वील रीड अबाउट मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का डाइवर्सिटी बहुत ह्यूज है, तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब इंडियंस को जस्ट फ्रीडम मिला था। इतने दिन तक वो लोग एक सब्जेक्ट्स के जैसे ट्रीट किए जाते थे ब्रिटिशर्स के अंडर में। अब उन लोगों को एक रेस्पेक्टफुल लाइफ मिल रहा है। तो क्या चीज़ कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या चीज़ लोगों का समझ है, ये बहुत नया कंसेप्ट था। तो ये एक प्रॉब्लम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। लोगों का क्या डेवलपमेंट के प्रति अलग अलग सोच है, ये सब कुछ वैरी करता था। दूसरा, जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया पाकिस्तान का बहुत बुरा वाला सेपरेशन हुआ, जिसमें बहुत लोगों का जान दोनों तरफ से गया। तो लोग थोड़े इमोशनली भी ब्रोकन थे। फिर जो प्रिंसली स्टेट्स था
जो छोटा छोटा स्टेट्स था, तो ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट्स के रूलर पे ये बात छोड़ दिए थे कि तुमको इंडिया में मिलना है या पाकिस्तान, खुद डिसाइड करो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि कौन सा स्टेट इंडिया में आकर मर्ज होगा। ये सब प्रॉब्लम्स था दैट वर फेस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये सारा पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे। लेकिन एक दो बेनिफिट भी था। बेनिफिट ये था कि जब हम लोगों का नेशनल मूवमेंट चल रहा था, जब हम लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे, तब सबका फ्रीडम को लेकर अपना अपना व्यू पॉइंट था। ये हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे कि सब अपने अपने मतलब से फ्रीडम फाइट में जुड़ा था। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आया कि हम लोग सबका कॉमन प्रॉब्लम है, यूनाइट होकर फाइट करना है। तो इस प्रोसेस में जब लोग अलग अलग फाइट कर रहे थे, फिर धीरे धीरे यूनाइट होते गए, तो ये सब चीज़ से लीडर्स को समझ में आ गया था कि हम लोगों का फ्यूचर कंट्री कैसा होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक इंडिया किस तरह का होना चाहिए, ये उन लोगों को समझ में आ गया था। इसीलिए वो लोग कितने सारे कांग्रेस सेशन में पहले से ही डिस्कस कर रखे थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा। वो सब डिमांड्स पहले से था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रखना ही है, मतलब सबको वोटिंग राइट्स देना ही है। तो इस तरह का था। ऑलरेडी देखो यहाँ लिखा है, सम बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेट। कंस्टिट्यूएंट असेंबली मिलकर डिबेट करता, उसके पहले ही बहुत सारा आइडियाज सब लीडर्स ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखे थे, क्योंकि फ्रीडम फाइट से उन लोगों को ये सीख मिला था। फिर वो लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में जो भी इलेक्शन वगैरह में पार्ट ले रहे थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह के इलेक्शन के लिए, तो उससे उन लोगों को, हालांकि वो इलेक्शन बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं होता था, ब्रिटिशर्स का ही चलता था, लेकिन उससे इंडियंस को थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला कि इंस्टीट्यूशन में रहकर किस तरह से लॉज बनाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इन सब के बारे में। तो ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को बेनिफिट मिला। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिबरेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। ये जो सालों से डिस्कशन चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा कैसा नहीं, इससे लीडर्स को और क्या बेनिफिट मिला? लीडर्स को कॉन्फिडेंस मिला कि बाकी कंट्रीज़ का वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह देख देख के उन लोगों को समझ में आया कि क्या रूल हम लोग अपने कंट्री में अडॉप्ट कर सकते हैं। ये भी हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारा रूल्स दूसरे दूसरे कंट्री से बोरो किया है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, बिल ऑफ राइट्स यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से है। ये जो सोशलिज्म का कंसेप्ट हम लोग रशिया में पढ़े ना कि पूरा सोसाइटी में प्रॉफिट वगैरह सब कुछ शेयर होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, ये रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर लीडर्स अडॉप्ट किए। फिर बहुत सारे लीडर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर कुछ कुछ रूल्स बनाए। तो इसका भी काफ़ी फ़ायदा हुआ कि हम लोग दूसरे कंट्रीज से ये सब चीज़ सीखे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये असेंबली क्या है? बेसिकली मेंबर्स का असेंबली है जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किए। तो ये यहाँ लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ था जुलाई 1946 में, और उसके बाद फर्स्ट मीटिंग हुआ 1946 दिसंबर में। इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ तो साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बट गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 299, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो चुका था, फॉर्मली स्टार्ट भी हो गया था, लेकिन ये इफेक्ट में कंप्लीटली आया ऑन 26 जनवरी 1950, और इसी दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ है, सपोज ये जो 299 मेंबर्स थे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो खाली मेंबर्स जितने थे उनका ही व्यू पॉइंट, उनके नज़रिया से ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। बहुत सारे कंट्रीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग सब कुछ सोचकर रूल्स नहीं बनाए थे। लेकिन इंडिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ा क्योंकि सोसाइटी डेवलप हो रहा है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप या कोई स्टेट या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाया हो या बोला हो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो करेंगे। तो ऐसा क्या बात है कि हम लोग इतना पुराना बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आज भी फॉलो कर रहे हैं?
उस टॉपिक पे आएंगे। उसके पहले एक और बात था कि कंस्टिट्यूएंट हम लोग क्यों एक्सेप्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो काफ़ी कम लोग थे और उस टाइम पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी नहीं था। ये जो 300 मेंबर्स थे ऑलमोस्ट, इनको जनरल इंडियंस तो नहीं चूज़ किए थे, ये लोग आपस में ही सब अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स इलेक्ट हो गए। फिर भी हम लोग इन लोगों का बात सुनते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो 299 मेंबर्स थे ये अलग अलग जोग्राफिक लोकेशन के थे, अलग अलग हिस्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें विमेन भी थी काफ़ी सारी, तो विमेन का भी रोल हुआ। और कांग्रेस में भी इनफैक्ट बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे, बहुत सारे लीडर्स जिनका आपस में नहीं पड़ता था, जो आपस में डिसीजन एक दूसरे के डिसीजन के अगेंस्ट क्लैश करते थे। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि सब लोगों का अलग अलग सोच था, तो इसका मतलब पूरे इंडियंस का सोच उस असेंबली में रिप्रेजेंट हुआ। यही सब रूल्स है कि हम लोग इतना पुराना बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आज भी फॉलो करते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा इलेक्शन किया जाता और फिर असेंबली चूज किया जाता, तो उसका कॉम्पोजिशन जो था वैसा ही रहता, मतलब मोर और लेस वही मेंबर्स चूज किए जाते। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो ठीक था और तभी जाकर उसका कॉन्स्टिट्यूशन आज सब फॉलो कर रहे हैं। फिर तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना? पहले सारे मेंबर्स मिलकर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह डिसाइड किए, बेसिक रूल्स डिसाइड किए। फिर B.R. अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो एक ड्राफ्ट, एक रफ बुक पूरा प्रिपेयर किए। वो सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। काफ़ी दिन तक, यहाँ लिखा है 114 डेज, 3 साल में 114 डेज में अलग अलग दिन बैठकर डिस्कशन हुआ कि कौन सा रूल सही है, कौन सा नहीं है, किससे किस सोशल ग्रुप को या रिलीजियस ग्रुप को हर्ट होगा, किससे नहीं होगा। इस तरह से सारा रूल्स को एकदम बारीकी से देखा गया। उसके बाद फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और ये सब जो डिबेट है ना, ये सारा रिकॉर्ड किया हुआ है और इसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। अगर प्रिंट करने लगेंगे तो ये 12 बल्कि बुक्स बनेगा। तो ये डिबेट वगैरह सुनने से समझ में आता है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, एक एक रूल के पीछे क्या लॉजिक था वो समझ में आता है। नेक्स्ट, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या वैल्यूज है ये प्रीएम्बल पढ़ के समझ में आता है। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर थिंकिंग था, उनका जो लेकर उसको थॉट था, वो बाकी लीडर्स अच्छे से एक्सप्रेस किए हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं गांधी जी कि ऐसा एक सोसाइटी चाहिए जहाँ पर अनटचेबिलिटी या उस तरह का कोई भी कर्स ना हो, कोई भी ड्रिंक्स या ड्रग्स का नशा ना करे, विमेन को इक्वल राइट मिले, इस तरह का सोसाइटी होना चाहिए। B.R. अम्बेडकर भी यही बोलते थे कि जैसे B.R. अम्बेडकर दलित को बिलोंग करते थे, दलित ग्रुप को, जो कि हम लोगों को पता है अभी वो SC ST के ग्रुप में आता है, बैकवर्ड क्लास है। तो वो अच्छे से ये डिस्क्रिमिनेशन समझते थे, तो वो भी यही चाहते थे कि इक्वालिटी आए। वो अपने स्पीच में ये बोले कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि सबको हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दे रहे हैं, लेकिन सोसाइटी हर लोगों को इक्वली ट्रीट करेगा या नहीं, या हर लोग सेम इकोनॉमिक कंडीशन पे आएगा कि नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और वो ये भी बोले कि ये सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर जवाहरलाल नेहरू एक स्पीच दिए थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आधा रात को। उनका स्पीच को बोला जाता है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। यू कैन रीड द स्पीच ऑन योर ओन, बट बेसिकली ये नाम लर्न करना है कि उनके स्पीच को क्या बोला जाता है। काफ़ी फेमस स्पीच है। सेकेंडली, ये जो सारा फिगर्स है, फोटोज़ है, ये सारा मतलब ध्यान में रखना है कि कौन सा किसका फोटो है, क्योंकि MCQ में आता है, फोटो दे देगा और बोलेगा आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो देखना है। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलना चाहता है ये किस में लिखा रहता है? प्रीएम्बल में।
तो हर कंट्री का प्रीएम्बल है। पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें प्रीएम्बल लिखा गया था, वो एक इंट्रोडक्शन के तौर जैसा था। बाद में हर कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो एक प्रीएम्बल लिखता था। इंडिया का प्रीएम्बल ये रहा। इसमें अलग अलग वर्ड्स जो हाईलाइट किया हुआ है उसका सबका मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी क्लास 8 में था। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे ये समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के लिए बनाया हुआ है और ये हम लोग द्वारा ही बनाया हुआ है, मतलब इंडियंस के लिए बनाया गया है और इंडियंस द्वारा बनाया गया है। कोई बाहर वाला कंट्री हम लोगों को ये सब पावर नहीं दिया है। सॉवरन मतलब इंडिया में कोई भी डिसीजन लेने के लिए इंडियन लीडर्स ही लेंगे, गवर्नमेंट ही लेगा। कोई फॉरेन कंट्री हम लोगों को प्रेशराइज नहीं कर सकता या कंट्रोल नहीं कर सकता कि ये डिसीजन लेना है या ये काम करना है। सोशलिस्ट मतलब जो भी वेल्थ वगैरह होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और गवर्नमेंट का ये काम होगा कि रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस को कम कर दी जाए। सेक्युलर तो पता है कि इंडिया का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है, सब रिलीजन इंडिया के गवर्नमेंट के लिए इक्वल है, वो किसी को भी फेवर नहीं करेगा। डेमोक्रेटिक तो पता है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट होगा जो कि एक इलेक्टेड पर्सन होगा, जैसे प्रेसिडेंट, उसका इलेक्शन होता है। ये हेरिडिटरी नहीं होगा कि उसका बेटा या उसकी बेटी प्रेसिडेंट बन जाए नेक्स्ट, वैसा नहीं होगा। जस्टिस मतलब सिटीजन्स को इक्वालिटी मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, और ये कौन करेगा? जुडिशियरी डिपार्टमेंट। लिबर्टी मतलब सिटीजन्स के ऊपर बिना मतलब का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट्स रहेगा। इक्वालिटी मतलब एवरीवन विल बी इक्वल बिफोर लॉ, और फ्रेटर्निटी मतलब सब सिटीजन्स अपने आप को, एक दूसरे को अपने फैमिली का हिस्सा समझेंगे, तो कोई दूसरे का बुरा नहीं करेगा। सो इससे हम लोगों को समझ में आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है। ये सारा साइड वाला पॉइंट्स लर्न करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। तो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन मतलब लीगल रूल्स, फॉर्मल रूल्स होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा डिटेल्स में लिखा है कि गवर्नमेंट को काम करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना है, सिटीजन्स के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स मिला हुआ है, ये सब है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक करेगा कोई रूल, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। एक चोरी हो रहा है तो चोर को क्या पनिशमेंट मिलेगा, कोई मर्डर किया है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, इस तरह का सब कुछ लिखा है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, क्योंकि वो पूरा एक रूल बुक है, लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसको पढ़ के ऐसे तो हम लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बहुत जगह एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। So this is all about the chapter Constitutional Design.